यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कैसे बनाया आसियाना, तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पूरी ईमानदारी से विज्ञान के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी है। सो देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बेसिक साइंस का अगर कोई सबसे छोटा और सबसे सिंपल टॉपिक है तो वो है एलिमेंट, तत्व। और हम जानते हैं हमारी नेचर के अंदर अभी तक 118 एलिमेंट या तत्व ज्ञात हैं। हमारी प्रकृति में अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। अब हमें 118 तत्व को याद नहीं रखना है 10वीं क्लास के अंदर। हमें केवल और केवल 10वीं क्लास में 30 तत्व को याद करना है। तो आप इन तत्वों को नोटबुक के अंदर राइट करो और लर्न करो, और उसके बाद में आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। इंग्लिश में बोले तो एटम। एटम के बारे में हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। यहां पर हम छोटा सा नॉलेज लेकर आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म अविभाज्य कण है, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हम परमाणु बोलते हैं। और ये परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, अणु बनेगा। ठीक है। अब आपको एक और मजेदार बात मैं बता दूं, परमाणु किसी गम से नहीं जुड़ते हैं। परमाणु किसी गोंद से या फेविक्विक से नहीं जुड़ते हैं। परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान या असमान परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे ना, तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। 2 या 2 से अधिक समान अथवा असमान, सेम अथवा डिफरेंट परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। अब ये अणु 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है तत्व का अणु, इंग्लिश में बोलें तो एलिमेंट। दूसरा है यौगिक का अणु, इंग्लिश में बोलें तो कंपाउंड। देखो, जब एक जैसे परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं एलिमेंट या तत्व का अणु। जैसे H2, O2, O3, Cl2, इन सब में एक जैसे परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जबकि हम बात करें यौगिक के अणु या कंपाउंड की, इसमें डिफरेंट टाइप के परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। जैसे हम बात करें NaCl, H2O, CO2, इन सब में डिफरेंट परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े। अब हम स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयंस, आयनों के बारे में। फर्स्ट है, आपको ऐसा पूछा जाए व्हाट इज आयन, आयन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सर आवेशित परमाणु हो या अणु हो को आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु हो चाहे अणु हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और कंप्लीट डेफिनेशन है। आवेशित परमाणु या अणु को आयन कहा जाता है। अब इन आयनों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धन आयन, सेकेंड है ऋण आयन। इन दोनों की डेफिनेशन यही देख लेते हैं। भाई, धन आयन के नाम से ही पता चल रहा है धन आयन। ऐसे परमाणु या अणु जिनके ऊपर धन आवेश पाया जाता है उनको तो हम बोलेंगे धन आयन, और ऐसे परमाणु या अणु जिनके ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है उनको बोलेंगे ऋण आयन। इनकी डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, बट इनके एग्जाम्पल अच्छे से लर्न होने चाहिए। फर्स्ट पढ़ते हैं हम धन आयन। धन आयन की डेफिनेशन है धन आवेशित परमाणु या अणु को धन आयन कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हैं, 15 एग्जाम्पल हैं लगभग। इन 15 एग्जाम्पल को आपको अच्छे से लर्न करना होगा। जैसे सोडियम, आपको पूछा जाएगा सोडियम आयन का फॉर्मूला बताइए, तो आप बताएंगे Na+ ही होता है। अगर पूछा जाए पोटेशियम आयन तो आप बताओ K+। अगर पूछा जाए कैल्शियम तो बताइए Ca+2। कॉपर फर्स्ट
कॉपर फर्स्ट, इसको पढ़ा जाएगा कॉपर फर्स्ट। कॉपर फर्स्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है Cu+1, 1 चार्ज है, इसलिए कॉपर फर्स्ट बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोला जाए कॉपर सेकंड, तो आप उस कॉपर के ऊपर क्या लगाओगे, Cu+2। अच्छा, ये कॉपर के अंदर ही होते हैं, सब परमाणु आयनों के अंदर नहीं होते, जैसे Sodium+1 Sodium+2 नहीं होता है, अब कॉपर के अंदर ही होता है ऐसा। कॉपर फर्स्ट भी होता है, कॉपर सेकंड भी होता है। कॉपर फर्स्ट पर +1 होता है चार्ज, कॉपर सेकंड पर +2 चार्ज होता है। इसी प्रकार आयरन सेकंड पर चार्ज होता है Fe+2। आयरन थर्ड चार्ज होता है Fe+3। अगला है हाइड्रोनियम है H+। सिल्वर है Ag+। अमोनियम है NH4+। एल्यूमिनियम है Al+3। मैग्नीशियम Mg+2। बेरियम Ba+2। लेड Pb+2। जिंक Zn+2। गोल्ड Au+2। तो इन आयनों को आप अच्छे से लर्न करें। धन आयनों को बिना याद करे आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप धन आयनों के जो एग्जाम्पल हैं उनको अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट है ऋण आयन। ऋण आयन की डेफिनेशन है, ऋण आवेशित परमाणु या अणु को ऋण आयन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड है Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, फ्लोराइड, यह है फ्लोराइड है, ध्यान रखें, फ्लोराइड होता है F-। अब 3 आयन एक जैसे हैं। फर्स्ट है सल्फेट का फॉर्मूला SO4-2। अगर इस सल्फेट में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो बचेगा हमारा SO3-2 और इसका नाम होता है सल्फाइट। अगर इसमें से तीनों ही ऑक्सीजन रिमूव कर दूं तो बनेगा हमारा सल्फाइड S-2। तो अच्छे से याद रखें, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। नेक्स्ट है नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो हमारा बनेगा नाइट्राइट NO2-। अगर सारे ही ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो बनेगा नाइट्राइड N-3। नेक्स्ट है साइनाइड CN-, हाइड्रोक्साइड OH-, ऑक्साइड O-2, हाइड्राइड H-, कार्बोनेट CO3-2। ध्यान रखें, कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3-2। अब यदि हम एक कार्बोनेट के ऊपर हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं तो हमारा बनेगा HCO3-। चार्ज एक कम हो जाएगा, HCO3- होगा, और इस HCO3- का नाम होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ा है कार्बोनेट के ऊपर, तो इसको बोला गया है हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही एक और नाम है बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार हम सल्फेट बोले तो SO4-2 पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो फॉर्मूला बनेगा HSO4-, और इसको भी बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके साथ साथ ही इसे बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक सूत्रों को लिखना। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का। अगर आपको 10th क्लास के अंदर रासायनिक सूत्र लिखना आता है तो पूरी केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कहीं पर आपको दिक्कत होगी, और फर्स्ट चैप्टर में तो यह बहुत जरूरी है। फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर देखो 2 नाम है, फर्स्ट नाम है कैल्शियम और सेकंड नाम है क्लोराइड। तो जब भी किसी केमिकल कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, रासायनिक यौगिक का नाम लिखा जाता है, तो उसमें फर्स्ट तो लिखा जाता है केटाइन का नाम और उसके बाद में लिखा जाता है एनाइन का नाम। फर्स्ट लिखा जाता है धनायन का नाम और उसके बाद में लिखा जाता है ऋणायन का नाम। तो पहला जो कैल्शियम है वो है धनायन Ca+2 और क्लोराइड है एनाइन Cl-। अब Cl का चार्ज है वो इस Ca के पैरों में आएगा और Ca का जो चार्ज है वो Cl के पैरों में आएगा, लेकिन हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो जब Cl का 1 है चार्ज, उसका Ca के पैरों में आ जाएगा, 1 लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है,
और Ca+2 में 2 किसके पैरों में चला जाएगा, Cl2 के पैरों में चला जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा CaCl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2OH- और इसका फॉर्मूला बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम होता है Al+3, क्लोराइड होता है Cl-, तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3। अगला है लेड आयोडाइड। लेड का फॉर्मूला है Pb+2, आई का फॉर्मूला है I-, आयोडाइड का फॉर्मूला है I-। Pb+2 चार्ज I के पैरों में जाएगा और फॉर्मूला बनेगा हमारा PbI2। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट। बेरियम का फॉर्मूला है Ba+2, सल्फेट है SO4-2। दोनों के ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए Ba के पैरों में भी 2 आएगा और SO4 के पैरों में भी 2 आएगा, इसलिए दोनों को 2 दोनों के पैरों में 2 होगा। उसको सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा BaSO4। दोनों जगह पर अगर 2 आए तो हमें सिंपल रेशियो में बना देना है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। सोडियम Na+, सल्फाइड होता है S-2 और हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2S। नेक्स्ट 7 है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम होता है Na+, कार्बोनेट होता है CO3-2, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम होता है Na+, बाइकार्बोनेट होता है HCO3-, तो फॉर्मूला बनेगा NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट K+ SO4-2, तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ OH-, 1 है, तो फॉर्मूला बनेगा KOH। अब आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके सामान्य नाम। जो ये टेबल है उसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड के सूत्र लिखे हुए हैं, रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखे हुए हैं, उनके रासायनिक नाम हैं और उनके सामान्य नाम हैं। जैसे पहला है NaCl। इसका रासायनिक नाम तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और इसका सामान्य नाम, सामान्य लोग हैं वो इनको साधारण नमक कहते हैं। अगला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नाम है और सामान्य नाम है इसका कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। CaOCl2, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सामान्य नाम है दावन सोडा। नेक्स्ट है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, संगमरमर। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा चूना या क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या स्लेक लाइम के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका सामान्य नाम है जिप्सम। नेक्स्ट है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसको POP के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है C2H5OH, इसका कोई केमिकल नाम नहीं है, इसको एथेनॉल के नाम से जाना जाता है या एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। C6H12O6, इसको ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। N2O, इसका केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड,
इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट और इसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसे नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे नीला थोथा या ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसे नौशादर के नाम से जाना जाता है। अब हम पूरी ईमानदारी से सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। पिछले मैं 4 से 5 साल में देख रहा हूं, इस सक्रियता श्रेणी से हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो आपको स्क्रीन पर यह पेज दिखाई दे रहा है, इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है और लगभग पिछले 5 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो इसको आप पूरी ईमानदारी से समझें। तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तत्वों को जब हम क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखें, भाई सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है उसको ऊपर ही ऊपर रखें और उसके बाद उससे कम क्रियाशील तत्वों को नीचे रखें, कम क्रियाशील तत्वों को उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, ऐसे लिखते जाएं तो हमें एक श्रेणी मिलेगी। उसी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। तो ऐसे रखने पर हमें जब सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हमें कोई दिखाई देता है तो वो है के, पोटेशियम। यहां लिखा हुआ है अधिक क्रियाशील तत्व। पोटेशियम के बाद में आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम और गोल्ड हैं ये सबसे कम क्रियाशील तत्व होते हैं नेचर के अंदर। अगर आपको पूछा जाए सबसे कम क्रियाशील या अनरिएक्टिव कौन से तत्व हैं तो वह है प्लेटिनम और गोल्ड। और जैसे जैसे ही सक्रियता श्रेणी में ऊपर से हम नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगी, हमारी जो क्रियाशीलता है, तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो घटती जाएगी। अब इस पूरी सक्रियता श्रेणी को याद करने की एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है जिसका नाम है का, ना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हजूर, आज, आओ, प्लेटिनम। मैं 3 बार बुलाता हूं, मेरे साथ साथ बोलो। का, ना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हजूर, आज, आओ। कान्ना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हजूर, आज, आओ। कान्ना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हजूर, आज, आओ। ये एक सामान्य सी सिंपल सी ट्रिक है इस सक्रियता श्रेणी को याद करने की, जिसमें का मतलब है पोटेशियम, ना का मतलब है सोडियम, कार का मतलब है कैल्शियम, मांगे का मतलब है मैग्नीशियम, अल्टो का मतलब है एल्यूमिनियम, जैन का मतलब है जिंक, फरारी का मतलब है आयरन, प्रभु का मतलब है पीबी, है का मतलब है हाइड्रोजन, क्यों का मतलब है कॉपर, हजूर का मतलब है Hg मरकरी, पारा, आज का मतलब है सिल्वर, आओ का मतलब है गोल्ड, प्लेटिनम का मतलब है प्लेटिनम। अब हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना को समझने से पहले मैं आपको एक और मजेदार बात बता देता हूं। जो हमारे ये परमाणु है ना, परमाणु 3 अपरमाणविक कणों से मिलकर बना होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोटॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन। इन तीनों को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणविक कण, क्योंकि परमाणु इन्हीं तीनों कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। परमाणु की संरचना के 2 भाग होते हैं। परमाणु की जो संरचना है उसके 2 भाग होते हैं।
फर्स्ट है नाभिक और सेकंड है इलेक्ट्रॉन कक्षा। यहां पर एक परमाणु की संरचना है जिसमें जो परमाणु का ये सेंटर पार्ट है जिसके अंदर P और N लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है नाभिक, तथा बाहर ये दो सर्कल हैं इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कक्षा। जो पहला सर्कल है इसको बोला जाता है प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा या K कोश, और जो दूसरा सर्कल है उसको बोला जाता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन कक्षा या L कोश। इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा भी हो सकता है। तीसरे इलेक्ट्रॉन कक्षा को हम K L के बाद में आता है M कोश बोलेंगे। अच्छा, पहले बात करते हैं हम नाभिक की। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन कक्षा, इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगाया हुआ है। फर्स्ट है नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कक्षा। नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली वर्ताकार कक्षा को इलेक्ट्रॉन कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या नील्स बोर के सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। नील्स बोर ने एक सूत्र दिया था जिसका जो है 2n²। जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसी कक्षा के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इस सूत्र पर डिपेंड करेगा। जहां n कक्षा की संख्या है, प्रथम कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 तथा तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 होता है। अब हम देखते हैं प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। प्रथम कक्षा K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फॉर्मूला है हमारा 2n²। n की वैल्यू होगी प्रथम कक्षा के लिए 1, 2 n का 1 का स्क्वायर, 2 × 1 = 2। तो फर्स्ट कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। द्वितीय कक्षा L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। द्वितीय कक्षा के लिए n की वैल्यू 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8। तो दूसरी कक्षा के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। तृतीय कक्षा M कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 = 18। थर्ड क्लास के अंदर या तीसरी कक्षा के अंदर M कोश के अंदर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। अब हम फास्फोरस की परमाणु संरचना को अच्छे से बनाकर समझते हैं। सबसे पहले है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। अच्छा, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, ये ध्यान रखें। प्रोटॉन की संख्या 15 और फास्फोरस पर यदि कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी मिलेगी फास्फोरस में? 15 मिलेगी। अब लास्ट है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये ध्यान रखें फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो यहां पर न्यूक्लियस, जो एटम या परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो तो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में तो जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, नाभिक के अंदर पाए जाएंगे। नाभिक के बाहर प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा है और प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। नाभिक के बाहर अगली है सेकंड इलेक्ट्रॉन कक्षा, जिसको K कोश के नाम से जाना जाता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं अभी तक 10। अभी भी
फोस्फोरस परमाणु के पास में 5 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अब थर्ड क्लास में जाएंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन कक्षा, जिसको एम कोष के नाम से जाना जाता है। वैसे थर्ड इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोस्फोरस के पास केवल और केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड क्लास के अंदर भर देंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार जो फोस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो इसी प्रकार बनेगा। फर्स्ट कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है 8 और थर्ड कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है 5। तो इसी को बोलते हैं फोस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। अच्छा, यहां से ये बता सकते हो भाई के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। और यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि फोस्फोरस की एम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम समझते हैं सोडियम परमाणु की संरचना। फर्स्ट है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 है तो सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। अब है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें पहले स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। यह है सोडियम का न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक के अंदर सोडियम के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। नाभिक के बाहर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा पाई जाएगी, जिसको के कोष कहा जाता है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 2। उसके बाद में सेकेंड इलेक्ट्रॉन कक्षा मिलेगी, जिसको एल कोष कहते हैं। इसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं दोनों कक्षाओं के अंदर। अब सोडियम के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, जो हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन कक्षा यानी एम कोष के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट है क्लोरीन परमाणु की संरचना। Cl का परमाणु क्रमांक 17, प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। अब है Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10, 10 के बाद में 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड क्लास की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन की। तो थर्ड क्लास के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम देखते हैं सम इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम क्रियाशील धातु की पहचान करें। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, पोटेशियम। हम जानते हैं पोटेशियम धातु की सक्रियता श्रेणी के अंदर टॉप पर रखी जाती है। पोटेशियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उस धातु की पहचान करें जो आयरन से कम क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में जितनी भी धातुएं आयरन से नीचे होंगी वो सारी धातुएं आयरन से कम क्रियाशील होंगी। सो देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, कॉपर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्रियाशीलता के घटते क्रम की पहचान करें। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, अल्टो, जेन, फरारी, प्रभु है क्यों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जिप्सन के सही सूत्र की पहचान करें। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, CaSO4.2H2। ध्यान रखें, जिप्सम कैल्शियम के सल्फेट का फॉर्मूला होता है, न कि कॉपर के सल्फेट का फॉर्मूला। अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस दी हुई है, इन सभी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and watch next video.